बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी तो नाजरीन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बैलेंस शीट में टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़ इस पे काम किया था। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट में जो चीज़ें रहती हैं उसको हम किस तरह पढ़ेंगे आसान अल्फाज में। ठीक है जी। अगर हमारा बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, बिगनर्स के लिए है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है जी। मेरा कोई बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है, इसलिए मैं आपको जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसी के मुताबिक समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने में आसानी हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये देखें, ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए हैं। सर्च में जाएंगे, यहाँ पे जिस भी कंपनी की आप बैलेंस शीट पढ़ना चाहें उसे क्लिक करें, उस कंपनी का नाम लिखें, उसकी बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है जी। तो मैंने सेलेक्ट किया कोलगेट को। यहाँ हम आ गए हैं जी फाइनेंशियल में, स्टेटमेंट्स में, और नीचे हमारे पास आ गया जी बैलेंस शीट। ठीक है जी। टोटल एसेट हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, टोटल लायबिलिटीज पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। एसेट का क्या मतलब है? कंपनी के पास जो चीज़ मौजूद है। ठीक है जी। जो चीज़ कंपनी के पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल लैंड है, मशीनरी है, तो ये कंपनी का क्या हुआ? एसेट। इसमें भी दो टाइप हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में क्या चीज़ आएगी? फॉर एग्जांपल ये देखें, टोटल करंट एसेट। ठीक है जी। यानी कैश हमारे पास पड़ा हुआ तो वो भी एसेट है। शॉर्ट टर्म अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी हमारे पास क्या है जी? एसेट। ठीक है। इसी तरह नॉन करंट एसेट क्या है? मशीनरी है, ज़मीन है, वो हमारे पास आ गई जी। प्लांट है, इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट आ गए। लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ आ गई जी? टोटल करंट लाइबिलिटीज़ और टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या आ गया जी? विद इन 1 ईयर जो हमने चीज़ें पेएबल करनी है। ठीक है जी। उसमें हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन भी आ सकता है। ठीक है जी। इनकम टैक्स भी आ सकता है, डिविडेंड की पेमेंट भी आ सकती है, अमाउंट पेएबल भी आ सकते हैं। ठीक है जी। किसी वेंडर को रकम पे करनी है वो भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आ गई शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या आ गई हमारे पास? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास लॉन्ग टर्म कर्जा जात आ गए। ठीक है। टैक्सेस आ गए, को डिफर्ड इनकम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई जी लाइबिलिटीज़ में नॉन करंट, यानी 1 साल से ज़्यादा। अभी हम बात करेंगे टोटल इक्विटी। इक्विटी क्या चीज़ है? शेयर होल्डर्स। ठीक है। शेयर होल्डर्स के जो इक्विटी ली हुई होती है शेयर होल्डर्स ने, वो उसकी हम बात करेंगे। टोटल इक्विटी इस कंपनी के पास कितनी है? ये देखें, टोटल इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटीज ऑनर्स की, यानी इक्विटी कितनी है इसमें? 14 बिलियन की, 17 बिलियन की, 20 बिलियन की 2021 में, 2022 में 22 बिलियन की है, फिर 2023 में, 24 में, 25 में आप देखते हैं कि बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। यहाँ हम क्लिक करेंगे, ये आ गया जी कॉमन इक्विटी टोटल। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ गया जी रिटेन्ड अर्निंग, पेड इन कैपिटल, ये देखें कॉमन स्टॉक पर कैरिंग वैल्यू, एडिशनल पेड इन कैपिटल, ट्रेजरी स्टॉक्स, अदर कॉमन इक्विटी। तो ये बेसिक जो चीज़ है हमारे पास इक्विटी आ गई जी। शेयर होल्डर्स का जो टोटल इक्विटी बनती है वो कितनी है, कितनी रुपीज़ उसके बनते हैं, तो वो ये हमारे पास आ गई 14 बिलियन की। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे जी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटीज़। ये आगे जी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटीज़। ये इन्होंने इधर क्यों लिखी हुई है चीज़, इसका क्या मतलब है? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास आ गई जी, ये आ गया हमारे पास टोटल एसेट। तो इसे हम करते हैं क्लोज। ये देखें, इसमें आपने एक फार्मूला याद रखना है कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस टोटल इक्विटी, ये बराबर होने चाहिए।
इसी तरह इसलिए इन्होंने इधर लिखा हुआ है टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटीज, ये देखें 19.02 बिलियन, एसेट कितने 19.02 बिलियन। तो ये दोनों फिगर बराबर होनी चाहिए, यानी एसेट अगर हमारे पास 19 बिलियन के हैं तो लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटीज भी 19 बिलियन की होनी चाहिए। ये देखें अमाउंट बिल्कुल बराबर है। अगर ये बराबर ना आए तो इसका मतलब आपकी शीट जो है वो बैलेंस नहीं है। ये देखें 2020 में इस कंपनी का टोटल एसेट था 22 बिलियन रुपीस का और टोटल लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटीज हमारे पास 22.64 बिलियन रुपीस की थी। इसी तरह 2025 का देख लेते हैं, 57 बिलियन की है, एसेट भी 57 बिलियन का है, लाइबिलिटीज कितनी की है 19 की, शेयर होल्डर इक्विटीज क्या है 37 की। यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपने ये देखना है कि इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए या लाइबिलिटीज, तो हमेशा इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए अच्छी कंपनी के लिए, ठीक है। ये देखें एसेट है 19 बिलियन का, लाइबिलिटीज 4 बिलियन की है और इक्विटी है 14 बिलियन की, ठीक है। यानी इक्विटी ज्यादा है लाइबिलिटीज से, तो कंपनी अच्छी है, एक इंडिकेशन है इसकी। 2020 में ये देखें जी लाइबिलिटीज 5 है और इक्विटी है 17 की। इसी तरह 2025 में हम आ जाते हैं और देखते हैं कि लाइबिलिटीज हमारे पास आ गई 19 बिलियन की, जबकि इक्विटी आ गई 37 बिलियन की और एसेट है 57 बिलियन का। तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये हमारे पास 57.09 बिलियन एसेट के बराबर आ जाती है अमाउंट, ठीक है। इसे आप रफली एक्सेल पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आगे जी टोटल डेट, ठीक है, कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है। तो साल 2019 में 0 डेट था, साल 2020 में 663 मिलियन का था, साल 2021 में 1.51 बिलियन रुपीस का था इस कंपनी के ऊपर डेट कर्जा। 2022 में 23 में 24 में 25 में 977 मिलियन रुपीस का कर्जा है इस कंपनी पे। 24 में ज़्यादा था, 25 में कम हो गया। अभी हम बात करेंगे, ये तो हो गया टोटल डेट यानी टोटल कर्जा कितना है इस कंपनी ने लिया। आगे हम बात करते हैं नेट डेट कितना है। नेट डेट का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि नेट डेट की डेफिनेशन क्या है। नेट डेट से मुराद ये होता है कि टोटल डेट जो हमने लिया है, बाहर से बैंक से लिया है या किसी कंपनी से लिया है या किसी बंदे से लिया है डेट, तो वो ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2021 में 1.51 बिलियन का हमने कर्जा लिया है, लेकिन नेट डेट में वो शो कर रहा है कि हमारे पास -10 बिलियन रुपीस नेट डेट में है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस कंपनी के पास जो कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो -10.63 बिलियन रुपीस का है। यानी इस कंपनी के पास कैश एंड इक्विवेलेंट में अमाउंट पड़ी हुई है ऑलरेडी, इसलिए नेट डेट इस कंपनी का कोई भी नहीं है, ठीक है। टोटल डेट कर्जा इसने लिया है 1.51 बिलियन का, लेकिन इसके पास उतनी अमाउंट में कैश भी पड़ा होगा, इसलिए नेट डेट में इसके पास -10.63 बिलियन रुपीस की अमाउंट अवेलेबल है। नेट ये हम देखेंगे टोटल एसेट में, ये देखें कैश एंड इक्विवेलेंट, ये देखें कितनी है जी 2020 में 2.34 बिलियन, ठीक है जी, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जी। तो नेट डेट हमारे पास आ गया जी 10.63 बिलियन। फॉर एग्जांपल 2021 में इस कंपनी के पास टोटल जो कर्जा था वो 1.51 बिलियन रुपीस था। नेट डेट हुआ 10.63 बिलियन नेगेटिव में। ये कैसे हुआ, ये हम देखेंगे कि इस कंपनी ने कर्ज तो ले लिया 1.51 बिलियन का, लेकिन इस कंपनी के पास ऑलरेडी जो ये देखें जी कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास पड़ा हुआ है 12.14 बिलियन का। 2.26 बिलियन जो है कैश एंड इक्विवेलेंट में उनके पास पड़ा हुआ है, यानी किसी बैंक अकाउंट में पड़ा होगा, कैश इन हैंड में होगा, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 9.88 बिलियन रुपीज इनके पास पड़ा हुआ है। तो
अगर हम 12.14 बिलियन को माइनस करते हैं टोटल डेट से 1.51 बिलियन से, तो हमारे पास नेगेटिव में अमाउंट आएगी -10.63 बिलियन रुपीज। यानी इस कंपनी के पास नेट में कर्जा कोई भी नहीं है, उल्टा उनके पास कैश में अमाउंट ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने कर्जा लिया है और उससे कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, उससे कोई बिजनेस किया होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है लाजमी, ये बहुत अहम चीज है, डेट और नेट डेट। ठीक है, डेट कंपनी ने कर्जा कितना लिया है, नेट डेट यानी अगर कंपनी ने कर्जा लिया है तो आया कंपनी के पास खुद के पास कोई कैश भी है, बैलेंस भी है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, या सिंपल कंपनी ने कर्जा ले लिया। और नेट में भी अगर उसके पास पॉजिटिव में अमाउंट आ गई तो मतलब उसके पास कैश में कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये देखें अच्छी कंपनी की क्या निशानी होगी, अगर उसने कर्जा लिया है तो नेट में जो उसके पास कर्जा होगा वो नेगेटिव में होगा। यानी अगर कंपनी ये चाहे तो इसी साल ये कर्जा उतार सकती है। ठीक है, इसी तरह 2022 में देख लें कि 1.58 बिलियन का कर्जा था इस कंपनी पे, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी 7.86 बिलियन रुपीस इस कर्जे को पे करने के बाद अमाउंट बच जाएगी अगर वो पे करना चाहे इमरजेंसी में। इसी तरह 2023 में 1.17 बिलियन रुपीस का इसने कर्ज लिया है, लेकिन इस कंपनी के पास कैश एंड इक्विवेलेंट में इतनी अमाउंट थी कि कर्जा पे करने के बाद 18.59 बिलियन रुपीस की अमाउंट फिर भी इसके पास बच जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप किसी से 5,000 रुपया कर्जा ले लेते हैं और उस कर्जे से आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस करेंगे, जबकि आपका अपना जो पैसा है 10,000 रुपया वो आपकी जेब में पड़ा रहेगा, या आप उस अमाउंट को किसी इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे, लेकिन वो सेफ हैंड में होगा। इन केस अगर 5,000 रुपया डूबता है तो आप फिलफौर वो आदमी अगर फॉर एग्जांपल वो वक्त से पहले क्लेम कर लेता है कर्ज की, तो आप पे करने के काबिल होंगे। इसका ये मतलब है। नेट डेट का क्या मतलब हुआ कि इतनी अमाउंट है आपके पास कि आप इस कर्ज को पे कर सकते हैं और उसके बाद भी आपके पास इतनी अमाउंट बच जाती है। फॉर एग्जांपल 2023 में देखते हैं हम, कैश एंड इक्विवेलेंट 19 बिलियन पड़ा हुआ है इनके पास, लेकिन इन्होंने कर्ज कितना लिया, 1.17 बिलियन रुपीस का। ठीक है, तो फिर भी इनके पास 18.9 बिलियन अगर ये कर्ज पे कर देते हैं तब भी पड़ा होगा। तो ये होती है अच्छी कंपनी की निशानी। ठीक है, पिछली जो वीडियो थी इनकम स्टेटमेंट वाली, वहां हमने देखा कि अर्निंग पर शेयर इस कंपनी की हर साल बढ़ती जा रही है परसेंटेज में। ठीक है, चाहे वो 1% बढ़े, चाहे वो 2% बढ़े, चाहे वो 3% बढ़े, ईयर ऑन ईयर उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ती जा रही है। लेकिन बैलेंस शीट में हमने क्या चीज अखज की कि इसका डेट जो है उसकी क्या सिचुएशन है। तो डेट हमने देखा कि टोटल डेट तो इस कंपनी ने लिया हर साल, लेकिन उस डेट को पे करने की कैपेसिटी नेट डेट इसके पास जीरो है। जीरो से क्या मतलब मुराद है कि पे करने के बाद भी इसके पास बहुत सारी अमाउंट इसकी खुद की मौजूद है। ये देखिए 2024 में इसने 1.05 बिलियन रुपीस का कर्ज लिया, लेकिन इसके पास तो कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ये देखें 25 बिलियन पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने 1.05 का कर्ज लिया। ठीक है, इसी तरह 2025 में 977 मिलियन रुपीस का इसने कर्ज लिया, लेकिन इसके पास कर्ज को अगर पे कर दें तो उसके बाद भी ऑलरेडी 24 बिलियन की अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो ये इसी तरह आप कोई भी कंपनी हो उसका एनालिसिस कर सकते हैं बैलेंस शीट की मदद से कि आया उस पर कर्ज कितना है, नेट कर्ज कितना है और कर्ज उसने लिया कितना है। नेट कर्ज अगर हमेशा नेगेटिव में होगा तो वेल एंड गुड। टोटल डेट वो भी आपने देखना है कि ये हर साल ये कंपनी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर नेट डेट भी इसके पास पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब कंपनी के पास डेट को पे करने के लिए कोई भी बैकअप नहीं है। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट में हमने क्या जाना, टोटल एसेट कितने होते हैं, टोटल लायबिलिटीज कितनी होती हैं, इक्विटी कितना होता है, और एंड में हमने ये जाना कि डेट जो है वो क्या चीज़ है
और उसको हम नेट डेट और टोटल डेट कैसे पढ़ते हैं।